तब रात के 7 बज रहे थे। ऑफिस का काम खत्म करके अनामिका बहुत ही थके हारे हालत में स्कूटी चलाते हुए जा रही थी और दुखी होकर, हे भगवान, जब तक मैं घर पहुंचूं कम से कम नौकरानी सावित्री रहे। ऐसा हो तो कल पूजा में आपके नाम पे एक नारियल चढ़ाऊंगी। इस तरह अनामिका विनती करते हुए जाती है। उधर उसके पति रमेश भी अपने ऑफिस से गाड़ी में बैठकर निकलता है। बहुत ही सतर्कता से वो रास्ता देखकर गाड़ी चला रहा होता है। सुबह से मैं सावित्री को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर लग ही नहीं रहा है। वो घर आई कि नहीं? अगर वो आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं अनामिका को क्या क्या सामना करना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए वो जा रहा था। आधे घंटे के बाद अनामिका स्कूटी लेके और रमेश अपनी गाड़ी में बैठकर घर पे आके पहुंचता है। दोनों नौकरी करते थे और एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। नौकरी के कारण अनामिका को घर का काम करना, खाना बनाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए उन्होंने सावित्री को नौकरानी के काम पे रखा था। लेकिन सावित्री 3 दिन काम पर आती थी और बाकी दिन वो छुट्टी पर ही रहती थी, जिस वजह से अनामिका को बड़ा गुस्सा आता था। इसीलिए अगले दिन, ये क्या सावित्री दीदी, हफ्ते में अगर आप 4 दिन छुट्टी ही लेंगी तो कैसे चलेगा बताइए। अब मैं क्या करूं दीदी, मुझे 4 दिन छुट्टी तो लेनी ही पड़ती है। 2 दिन अपने माँ के पास, 2 दिन अपनी सास के पास जाती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ, घर का राशन पानी लाके देती हूँ, सब्जियाँ लाके देती हूँ, तब जाके वो सब बहुत खुश रहते हैं। सिर्फ वो नहीं, उनके साथ साथ तुम भी बहुत खुश हो, और पैसे देकर मैं नौकरानी के काम पे रखी हूँ और मैं ही दुखी हूँ। ऐसा अनामिका कह ही रही थी, तभी रमेश ऑफिस के लिए तैयार होके हॉल में आता है और सावित्री से कहता है, ये क्या अनु, सावित्री फिर 4 दिनों के लिए छुट्टी मांग रही है? हाँ साहब, इस बार सिर्फ मैं 4 दिन की छुट्टी ही नहीं मांग रही हूँ, एडवांस में अपनी सैलरी भी मांग रही हूँ। उसकी बातें सुन के अनामिका वहाँ से चली जाती है। ऐसा क्यों? काम से भागने के लिए? हाँ, क्या कह रहे हैं मालिक, अचानक से ऐसी बातें। आप जैसे अच्छे इंसानों को छोड़ दूं तो पूरी तनख्वाह कौन देगा बताइए। वो ऐसा कह ही रही थी, तभी अनामिका अंदर से पैसे लेकर सावित्री के पास आती है। वो सावित्री को पैसे दे देती है। आज के बाद काम पे मत आना, अब जाओ। अरे मालकिन, आप अकेले घर का काम खाना पकाना नहीं कर पाएंगी। वैसे भी तुम अभी भी क्या कर रही हो, 2 दिन काम करती हो, 4 दिन छुट्टी लेती हो, मुझे ही सब करना होता है। अनामिका, ऑफिस का टाइम हो रहा है। हाँ, तुम मत आना, जाओ। इस तरह कहने पे सावित्री वहाँ से चली जाती है। अनामिका और रमेश घर पे ताला लगाते हैं। रमेश कार लेके और अनामिका स्कूटी लेके ऑफिस के लिए निकल जाती है। उस रात वो बाहर से बिरयानी ऑर्डर करते हैं और फिर दोनों मिलके डाइनिंग टेबल पे बैठकर उसे खाने लगते हैं। राम, तुम गांव जाके माँ और परिवार को ले आओ ना। क्या बात है अनामिका, अचानक से तुम्हें परिवार के लिए प्यार आने लगा? सुनो, इस तरह से तुम मजाक मत किया करो। सावित्री हफ्ते में 4 दिन छुट्टी पे रहती है। पूरा घर का काम खाना पकाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मतलब तुम मेरी माँ को नौकरानी बनाना चाहती हो? अरे, तुम इस तरह नौकरानी क्यों सोच रहे हो? हम सास बहू साथ रहेंगे तो घर का काम खाना पकाने में एक दूसरे को हम मदद कर सकते हैं ना। अच्छा, सास और बहू में अगर प्यार है फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वैसे भी मेरी माँ गांव की रहने वाली है, अगर वो यहाँ आ जाती है तो तुम्हें ही परेशानी होगी, क्योंकि वो शहर के लिए नहीं होगी। ओह राम, पहले आप जाके माँ जी को ले आइए, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इस तरह कहकर वो पेट भर के बिरयानी खाती है, फिर आराम से सो जाती है। अगले दिन रमेश अपनी गाड़ी से सुंदरपल्ली गांव में जाते हैं, जहां उसके माता पिता एक मिट्टी के घर में रहा करते थे। बेटे रमेश को देखकर शारदा प्रसाद बहुत खुश होते हैं। माँ, पिताजी, अब आप लोग अपने कपड़े बांध लीजिए, कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए चलिए। मैं नहीं आ सकता बेटा, मुझे खेत में काम है, अपनी माँ को ले जाओ। इतना कहने पर शारदा अंदर जाती है और अपने कपड़ों को पैक करके आके रमेश की गाड़ी में बैठती है। फिर रमेश शहर की तरफ गाड़ी चलाने लगता है। उधर गांव की सासू माँ के लिए शहर की बहू रानी दरवाजे के पास खड़ी होकर ही इंतजार कर रही होती है। 2 घंटे के बाद उनकी कार शहर के घर के सामने आके रुकती है। शारदा गाड़ी से नीचे उतरती है। कैसी हैं आप सासू माँ? मैं ठीक हूँ बहू, पर तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो? अब तुम आ गई हो माँ, अपने हाथों से पकवान बना के बहू को खिला के मोटी कर लेना। इस तरह से बातचीत करके वो फिर अंदर चले जाते हैं। शारदा सुबह उठती है, घर का काम काज खाना पकाती है। अनामिका और रमेश ऑफिस के लिए तैयार होके आके डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। शारदा उन्हें नाश्ता परोस देती है। माँ जी,
मेरे काम के प्रेशर की वजह से मैं घर के सामान ठीक से रख नहीं पाती हूँ, साफ सुथरा नहीं कर पाती हूँ। मैं आ गई हूँ ना बहू। जब तक तुम ऑफिस से काम खत्म करके घर लौट आओगी, देखो कि सब साफ हो गया है, सब अपनी जगह पे है। इतना कहकर अनामिका और रमेश ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिर शारदा बगीचे का पानी का पाइप लेके और एक झाड़ू लेके घर के अंदर आती है। वो हॉल में आके डाइनिंग टेबल के ऊपर पानी छिड़क देती है और झाड़ू लगाने लगती है। फिर वो पाइप लेकर फ्रिज के पास आती है। पाइप से पानी डाल के और झाड़ू से वो फ्रिज साफ कर देती है। फिर वो पाइप लेके सोफे के पास जाती है। पाइप से पानी डाल के सोफे पे और झाड़ू से सोफे को साफ कर देती है। फिर देखते ही देखते पूरा घर पानी से भर जाता है। फिर भी शारदा का काम नहीं रुकता। वो टीवी के पास जाके टीवी को भी पानी से अच्छे से साफ कर देती है। अनामिका ऑफिस से घर लौट आती है तो देखकर उसका मानो सर दर्द होने लगता है। घर के अंदर पानी देखकर वो आश्चर्य होकर घर के अंदर जाती है। सासू माँ शारदा पाइप के पानी से उस वक्त घूमते हुए पंखे को साफ कर रही थी। वहाँ जाते ही अनामिका के ऊपर भी पानी गिरने लगता है। अनामिका को समझ में नहीं आ रहा था सासू माँ के सरलता को देखकर उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। क्या कहेगी उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था। आ गई हो बहू, देखो पानी के पाइप से मैंने सब कुछ धो दिया है। टेबल, चेयर, टीवी, फ्रिज, सोफा अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। अब पंखा बहुत ऊंचे में है ना, इसीलिए इस तरह से मुझे साफ करना पड़ा। उनकी बातें सुन के अनामिका वहीं बेहोश होकर पानी पे गिर जाती है। ये देखकर शारदा घबरा जाती है। वो अनामिका को उठाकर सोफे पे लाके सुलाती है। फिर वो रमेश को जल्दी से फोन लगा के सब बताती है। रमेश भी घबराकर जल्दी घर आ जाता है। पूरे घर में पानी देखकर रमेश शॉक्ड रह जाता है। माँ, कोई नल खराब हो गया था क्या? नहीं बेटा, मैंने पानी के पाइप से झाड़ू से पूरा घर साफ किया है ना। ये बात बहू को बताया तो वो बेहोश हो गई। परेशान मत हो माँ, वही पानी का पाइप अनामिका के मुंह के ऊपर रख दो, उसको होश आ जाएगा। उसके इस तरह से कहने पे शारदा पानी का पाइप अनामिका के चेहरे के ऊपर रख देती है। तुरंत अनामिका उठ के बैठ जाती है। पूरे घर को पानी में देखकर अनामिका सासू माँ के सामने हाथ जोड़ लेती है। फिर अगले दिन ही रमेश गाड़ी में बैठाकर अपनी माँ को गाँव छोड़ाता है। अनामिका मॉडर्न लुक में विंडो सीट के पास बैठकर बाहर का नजारा देखते हुए न्यू मॉडल वीकली मैगजीन पढ़ रही होती है। बिल्कुल उसके सामने 25 साल की अपराजिता बैठी हुई थी। वो अनामिका के साथ दोस्ती करना चाह रही थी। हाय, मेरा नाम अपराजिता है और तुम? हाय, मैं अनामिका। तुम्हें खुद मॉडल बनना चाहिए और तुम न्यू मॉडल मैगजीन पढ़ रही हो। हाँ अपराजिता, मुझे भी मॉडलिंग बहुत पसंद है। मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, उसीलिए गांव जा रही हूँ माँ पिताजी से परमिशन लेने के लिए। अरे वाह रे वाह, इतने मॉडर्न लुक में इस जमाने के होकर तुम माँ पिताजी का इतना सम्मान करती हो। तुम तो महान हो अनामिका। एक दिन तुम बहुत बड़ी मॉडल बनोगी। अभी तुम मुझे इस फैशन वीकली में ऑटोग्राफ दे दो। ये सुनकर अनामिका खुशी खुशी फैशन वीकली मैगजीन पे अनामिका अपराजिता को ऑटोग्राफ दे देती है। फिर दोनों बातचीत करने लगती है और ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। उधर मंदारपल्ली गांव में मिट्टी के घर में एक बेंच के ऊपर बैठकर सिलाई मशीन लेके बिना सिले हुए दुखी होकर बैठी हुई थी शारदा। प्रसाद एक थैले में टिफिन डब्बा भर के शारदा के पास ले आते हैं। देखते हैं शारदा दुखी है। ये देखकर प्रसाद कहने लगते हैं, देखो शारदा, अगर तुम इस तरह से दुखी परेशान होकर बैठी रहोगी तो बेटे की शादी होगी क्या? 30 साल हो गई उसकी, अभी तक शादी नहीं हुई। बताइए, चिंता नहीं होगी? होगा शारदा, उल्टी और शादी जब होनी हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही बड़ों ने ये नहीं कहा, जब शादी का वक्त आएगा जरूर होगी। मैं मवेशियों के पास जा रहा हूँ, तुम सिलाई बुनाई कर लो, ठीक है ना? इतना कहकर प्रसाद चले जाते हैं। शारदा इस सोच से बाहर आके फिर सिलाई करने में लग जाती है। गांव के सरपंच धनंजय के घर में अनामिका सोफे पे बैठी हुई थी। उसकी माँ यशोदा उसके लिए चाय लेकर आती है। पिताजी, लगता है आप कहीं जा रहे हैं। खेत के लिए निकल रहा था। अभी तुम आई ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जमीन की रखवाली करने वाला रमेश सब देखभाल कर लेगा। चाय पी के अच्छे से नहा लो, फिर गर्मा गर्म नाश्ता देती हूँ। हाँ, नाश्ते से याद आया, हमारी बेटी को देसी चिकन करी बहुत पसंद है। रमेश को कहूँगा वो ले आएगा। ओह पिताजी, जब से मैं आई हूँ उसी का नाम सुन रही हूँ। ये रमेश कौन है? बहुत अच्छा लड़का है,
दिल का भी बहुत भला है, ऐसा नौकर जिस पे पूरी तरह से भरोसा कर सके। हमारे खेत में काम करता है, पर उस नजर से नहीं देखते हम, जो कहते हैं सब काम वो कर देता है। आज के जमाने में ऐसे लोग भी हैं जो इतने भरोसे के साथ काम करें। हाँ पिताजी, हमारा रमेश है ना। फिर उससे मेरी परिचय कराइए पिताजी। मैं उसे भेजता हूँ, बात कर लेना। इतना कह के धनंजय चला जाता है। अनामिका खुशी खुशी फिर चाय पीने लगती है। उधर प्रसाद मवेशियों को ले जाकर हरी हरी घास खिलाते हैं और शारदा सिलाई मशीन में सिलाई करती है। थोड़ी देर बाद रमेश धनंजय के घर पे आता है, एक हाथ में मछली और दूसरे हाथ में देसी मुर्गी लेकर। यशोदा अनामिका से उसकी परिचय करा देती है। अनामिका को रमेश बहुत अच्छा लगता है। इस गांव में इतना हैंडसम लड़का, ऐसी पर्सनालिटी, मैं तो इसी गांव में रह जाऊंगी शादी करके। अब मैं मॉडलिंग नहीं करने वाली। इस तरह सोचकर वो रमेश के करीब आने लगती है। दोनों खेत में घूमते थे और प्यार भरी बातें करते थे। कभी कभी दोनों तालाब में जाके स्विमिंग भी किया करते थे। उस तालाब से वो एक दिन मछली भी पकड़ते हैं। इस तरह धीरे धीरे अनामिका को रमेश से प्यार हो जाता है। एक दिन धनंजय और उसकी पत्नी शारदा के घर में आते हैं और रमेश अनामिका की शादी की बातचीत करते हैं। वो राजी हो जाते हैं। फिर धनंजय के घर में ही अनामिका और रमेश की बड़े ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। अनामिका अपना नया परिवार शुरू करने के लिए शारदा के घर आ जाती है। अब से वो साड़ी पहनने लगती है और बिल्कुल गुड़िया के तरह वो घर का सारा कामकाज करती है जो शारदा कहती है, और अपना सुखी जीवन काटने लगती है। तभी एक दिन, माँ जी चलिए हम शहर जाके फिल्म देख के आते हैं। ठीक है बहू, पर हमारे पास तो कार नहीं है, हमें बैलगाड़ी में जाना होगा। ठीक है माँ जी। इसके बाद शारदा, अनामिका, रमेश, प्रसाद चारों लोग एक साथ मिलके बैलगाड़ी में बैठकर शहर जाते हैं फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखकर जब वो लौट ही रहे थे, तभी एक महंगी गाड़ी पीछे से आके हॉर्न बजाने लगती है। क्योंकि रमेश अपनी बैलगाड़ी लेके जा रहा था, इसीलिए वो रास्ता नहीं दे पा रहा था। उस महंगी गाड़ी में कंचन बैठी हुई थी, जिसे बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। अरे गांव वाले, इस तरह कहती है। ये सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। किसने आखिर गांव वाला कहा, इसके लिए अनामिका तुरंत पलट के देखने लगती है। उसने कंचन को देखा। कंचन अनामिका को देखकर व्यंग करके हंस रही थी। रमेश तुरंत अपनी बैलगाड़ी वहीं पे रोक देता है। फिर कंचन अनामिका के पास आती है। ओहो, तुमने तो कहा था कि तुम फेमस मॉडल बनोगी, बाजार में नए नए डिजाइन्स लेकर आओगी, सब पानी में बह गए। वो मेरा पर्सनल है, मेरे सास ससुर को अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने परिवार के साथ, पति के साथ बहुत खुश हूँ। वैसे तुमने मेरे पति को गांव वाला कहा है, उसके लिए तुम सॉरी कहोगी या थप्पड़ लगाऊं? इतना कहकर अनामिका अपना हाथ उठाती है। सॉरी। इतना कहकर कंचन वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका और उसके परिवार घर लौट आते हैं। शारदा और प्रसाद को अनामिका की इच्छा के बारे में पता चलता है। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ड्रेस बनाऊंगी बहू, उसे पहन के तुम जाना और शो करना। जैसा आप कहें माँ। इसके बाद शारदा सोचने लगी कि कैसा ड्रेस बनाया जाए ताकि वो पहनने के बाद बहू अनामिका की बहुत प्रशंसा हो। फिर उसे एक बहुत अच्छी तरकीब आती है। वो पत्ते से एक बहुत ही सुंदर ड्रेस सिलती है। अनामिका उस खूबसूरत से ड्रेस को पहनकर शहर के फैशन शो में हिस्सा लेती है। वहाँ कंचन भी एक ड्रेस पहन के आई हुई थी और फैशन शो में हिस्सा ले रही थी। अनामिका उस पत्तेदार ड्रेस को पहन के बहुत ही अच्छे से स्टेज पे आके रैंप वॉक करके जाती है। मैं धरती माँ हूँ, मेरी रक्षा करो, तभी तो मैं आपकी रक्षा करूँगी। जैसे वो ये बात कहती है, वहाँ पे इकट्ठे हुए सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उधर कंचन का तो चेहरा ही बन जाता है। एंड द विनर इज मिसेस अनामिका रमेश। इस तरह से अनाउंसमेंट होने पे शारदा, प्रसाद, रमेश तालियां बजाते हैं और अनामिका स्टेज पे जाती है। स्टेज में जाने के बाद वो देखती है मिश्रा जी, जो कि चीफ गेस्ट थे, साथ ही साथ फैशन वीकली मैगजीन के ओनर। वो अनामिका को एक कप देते हैं, सर पे क्राउन पहना देते हैं और साथ ही एक चेक भी देते हैं। अनामिका बहुत खुश होती है। ड्रेस मेरी सासू माँ शारदा ने हाथों से बनाया है, इसलिए यह सम्मान उन्हीं को जाता है। इतना कहकर वो शारदा के पास जाती है। फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने गांव लौट जाते हैं। उन पैसों से शारदा का घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है और सभी लोग एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।